एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक नया चैप्टर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक आप लोग डाइवर्सिटी इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, जिसमें शुरू के 4 चैप्टर्स होते हैं, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये समझने के लिए कि प्लांट और एनिमल कितने टाइप के हो सकते हैं, कितनी क्लासिफिकेशन में उन्हें हम बांट सकते हैं, कितनी ग्रुपिंग की जा सकती है। ये जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसी तरह से हम कुछ एनिमल्स की बात करेंगे, एनाटॉमी की बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे। इस पूरे यूनिट में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट हो या एनिमल हो, वो बाहर से कैसे दिखते हैं और अंदर से कैसे दिखते हैं, कितने तरह के उनमें सेल या टिश्यू पाए जाते हैं, और उसका बेसिस, उसको बेस बना करके हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे बांट सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझसे अभी भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो इस QR कोड को स्कैन करिए और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाइए, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके द कोशिका ऐप को डाउनलोड करिए और डायरेक्टली कोर्स में एंटर करिए। चलिए शुरू करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1, और आज हम डिस्कस करेंगे रूट के बारे में। सबसे पहले अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीरियसली पढ़ाई की होगी तो क्लास 9th में इसे पढ़ा होगा, और अगर नहीं की होगी, क्योंकि मे भी कोरोना आउटब्रेक की वजह से कभी कभी हो सकता है कि अच्छे से पढ़ाई ना की हो, तो यहां से आपको बहुत ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल, जो क्या बोलते हैं, अपीयरेंस होता है ना, बाहरी स्वरूप, हिंदी में कहें तो बाहर, बाहर से दिखना, बाहर से कोई चीज कैसा दिखता है ना, तो इसको बोलते हैं मॉर्फ। ठीक है ना। और लॉजी तो आप जानते ही हैं, लॉगस शब्द से बना है, जिसका मतलब है अध्ययन करना या जानकारी प्राप्त करना, है ना। तो ये तो मैंने हिंदी लिख दिया है। देखो बच्चों, मैं बार बार कहता हूं मेरे हिंदी पे मत जाया करो, बहुत साल हो गए मुझे हिंदी पढ़े लिखे। ठीक है। ओके, तो मॉर्फोलॉजी मतलब किसी भी क्या बोलते हैं, एनिमल या प्लांट की अगर बात कर लें तो जब बाहर से उसकी हम कंप्लीट स्टडी करते हैं, कैसा दिखता है, कैसी, अगर प्लांट की बात करें तो कहाँ फ्लावरिंग है, कैसी पत्तियां हैं, कैसा रूट है, कैसा स्टेम है, किस तरह की बनावट है ना, ब्रांचिंग कैसी हो रही, ये सब कुछ, जितना कुछ हम देख सकते हैं जो कि बाहर दिखता है, सब कुछ जब हम स्टडी करते हैं तो उसी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब आप समझ रहे हैं, एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी भी हो सकता है एंड एनिमल मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है, और यहाँ पे ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो चलिए मॉर्फोलॉजी की मैं डेफिनेशन जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी is a branch of biology dealing with the study of the form and structure of organisms and their specific structural feature, है ना। यानी जो बाहर से दिखने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं और उनकी स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, भाई जाहिर सी बात है, हम पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे ना, तो इसी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम प्लांट पे फोकस करने वाले हैं, तो हमारा मेन फोकस प्लांट होगा। अब जब प्लांट पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना एक बार बाहर से आप देख लीजिए, ये है आपके NCERT का फिगर, है ना बच्चों। जैसे ही आप चैप्टर ओपन करेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर इसे ध्यान से देखिए। ये है आपका ग्राउंड का लेवल, यानी जमीन जिस पे आप खड़े होते हैं, तो उसके ऊपर एक हिस्सा है और उसके नीचे एक हिस्सा है। जो ऊपर का पूरा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, और जो नीचे का हिस्सा होता है, द पार्ट विच इज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। द पार्ट विच इज अबव द ग्राउंड इज shoot system and the part which is below the ground is root system. Am I clear? Okay, now we have to look over the shoot system, over the shoot system. So what you observe in maximum of the plant is that
that the plants have a middle part, एक एक्सिस, एक मिडिल पार्ट होता है जो एक्सिस की तरह काम करता है, एंड दिस मिडिल और एक्सिस पार्ट, दिस इज द मेन स्ट्रेंथिंग पार्ट ऑफ एनी प्लांट, है ना, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, किसी भी तरह का प्लांट हो, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है यही मेन स्ट्रेंथिंग पार्ट होता है, और इसी पे लेटरल ब्रांचेस या लीव्स या बड ऐसे निकलते रहते हैं। तो ये जो बीच का मेन हिस्सा होता है इसी को हम कहते हैं स्टेम। सो दिस इज कॉल्ड स्टेम। और जब बड़े बड़े ट्री होते हैं, है ना, तो वहां पे स्टेम बहुत मोटा हो जाता है, तो ट्रंक के फॉर्म में हो जाता है, तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बट इसी को हम कहते हैं जो मेन एक्सिस है यही क्या कहलाता है बच्चा, स्टेम। यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट, स्टेम। ओके, अब स्टेम पर साइड में जो कहते हैं लेटरल पार्ट्स में अगर स्टेम जैसा कुछ निकले, इसको हम कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं, स्टेम से स्टेम जैसी अगर कोई चीज निकले जिसपे कि फर्दर ग्रोथ हो तो उसको हम कहते हैं ब्रांच। ठीक है, कई बार ये प्लांट्स छोटे हो सकते हैं, अगर छोटे प्लांट है तो कई बार ये जो ब्रांच निकलती है यहाँ पे ये लीफ या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर के साथ निकलते हैं। तो लीफ तो आप समझ रहे हैं, है ना, जो साइड ब्रांचेस निकलेंगी जो ग्रीन कलर की होंगी, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और उसमें ब्लेड होगा, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है लीफ यानी फोटोसिंथेटिक पार्ट। तो फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट होता है वो होता है लीफ, ये ग्रीन कलर के होते हैं नॉर्मली। ठीक, उसके बाद इसी साइड ब्रांचेस पे या जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं इसी पे क्या होते हैं बच्चों, इसी पे फ्लावर्स भी निकलते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहीं पे फ्लावर्स हैं। कई बार मेन एक्सिस जो होता है उसके एकदम ऊपर वाले हिस्से पे फ्लावर निकलते हैं, तो जो साइड में निकलते हैं उसको लैटरल फ्लावर्स कहते हैं, और जो ऊपर निकलता है उसको एपेक्स कहते हैं, एपिकल फ्लावर। तो अलग अलग पोजीशन हो सकता है, यही तो पढ़ना है हमें, कहाँ पे पोजीशन है, कौन सा टर्मिनल किसे कहते हैं, एक्सिलरी किसे कहते हैं, है ना, साइड वाला किसे कहते हैं, तो यही सब आपको पढ़ना है बच्चों। यही इस चैप्टर में आपको समझदारी को और भी ज्यादा इनहेंस करने वाला है। ठीक, ओके, तो अब खास बात होती है शूट सिस्टम में स्टेम की, और वो ये होती है कि जब भी दो लीव्स या दो ब्रांचेस जहां निकलते हैं, किसी भी ट्री की बात कर लीजिए, किसी भी ट्री में जब दो ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात कर लीजिए स्पेसिफिकली, तो जो दो ब्रांचेस निकलती हैं तो जहां पे ये निकलते हैं, जिस पोजीशन से इनका अराइज होता है उसको आप कहते हैं नोड। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम हिंदी में मतलब इंग्लिश में कहते हैं, कॉमन भाषा में इसको हम कहते हैं नोड। और किसी भी दो सब सीक्वेंट या एकदम जस्ट अगल बगल वाले दो नोड के बीच की जो जगह होती है ना, तो स्पेस, उसको हम कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो किसी भी दो अगल बगल के नोड के बीच का जो जगह होता है उसी को हम कहते हैं इंटरनोड। हमें क्लियर। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बगल में बनाएं ताकि आपको साफ सुथरा दिख पाए। ठीक, तो ये तो शूट सिस्टम आपने पढ़ लिया। अब आइए रूट सिस्टम को देख लेते हैं, फिर बगल वाले फिगर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कंपेयर कर लेंगे तो अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से, है ना। अब जमीन के नीचे की बात करें यानी बिलो द ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पे एक मेन, जैसे यहाँ मेन एक्सिस ऊपर की ओर सीधा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टेम। एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे की ओर जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। क्या बच्चों, प्राइमरी रूट। जैसे यहाँ पे स्टेम है ना, प्राइमरी एक्सिस है, तो इसी तरह से यह है प्राइमरी रूट। जब इस प्राइमरी रूट से ब्रांचिंग होती है ना, एक छोटी छोटी लोकेशंस पे ब्रांचिंग होनी शुरू होती है, तो जब ये ब्रांचिंग होती है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। और जब सेकेंडरी रूट में भी ब्रांचिंग हो जाए तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी रूट। तो डिपेंड करता है कि क्या बोलते हैं जो सिस्टम बन रहा है वो कैसा बन रहा है। अब देखो बच्चों, ये मस्टर्ड अगर आप देखना चाहें तो ये मस्टर्ड यानी एक डाइकॉट पौधा है, डाइकॉट प्लांट है,
है ना। इतनी जानकारी तो अब तक आप लोगों को पिछले चैप्टर से पता चल ही चुकी होगी, मोनोकॉट डाइकॉट। तो डाइकॉट की खास बात क्या है कि इसका जो रूट सिस्टम होता है वो इसी तरह का होता है। प्राइमरी रूट से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन जो प्राइमरी रूट होता है वो सीधा नीचे की ओर इस तरह से जाता है। तो जब ऐसा रूट सिस्टम बनता है जिसमें प्राइमरी रूट सीधा नीचे की ओर जाता है, स्ट्रॉन्ग एकदम, है ना, और उससे कुछ सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, फिर उसमें रूट हेयर्स होती हैं, या कई बार टर्शियरी रूट निकलती हैं, उसमें रूट हेयर्स होती हैं। तो जब ऐसा कुछ सिस्टम बने, रूट सिस्टम इस तरह का हो जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इस तरह की रूटिंग हुई हो, तो उसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, बिल्कुल यही चीज आपको यहां देखने को मिल रहा है। ये एकदम एपेक्स पे है, एपिकल फ्लावर है। तो अब या तो इसे टर्मिनल भी कह सकते हैं क्योंकि टर्मिनेट हो जाएगा इसके बाद एक्सिस, है ना। तो ये हो गया आपका टर्मिनल बड या टर्मिनल फ्लावर। इसी तरह से ये लैटरल बड या लैटरल फ्लावर्स हो गए। इसी तरह से एक्सिलरी बड, यानी इसी मेन एक्सिस पे जो बड निकल रहे हैं वो एक्सिलरी बड्स होते चले गए, है ना। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक, लीव्स निकल रही हैं साइड में ब्रांचेस पे, मेन स्टेम पे यहाँ पे कोई लीफ नहीं निकल रही है। तो इसका भी इंपॉर्टेंस होता है जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसपे ये, जैसे ये बगल वाला प्लांट है ना, ये जो मस्टर्ड वाला है, ये टोमेटो दिखा रहा है आपको, लेकिन ये मस्टर्ड में क्या है, मेन स्टेम पर ही ये लीफ निकल आई है। तो इसकी जो क्या होते हैं, जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, अलग फैमिली में करेंगे। आपको पता ही है कि ये ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर होता है। ये किसका मेंबर है? ब्रेसिकेसी फैमिली का। इसका नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। लेकिन जब हम टमाटर की बात करते हैं तो ये सोलानेसी फैमिली का मेंबर होता है, और ये सोलेनम लाइकोपर्सिकम है ना बेटा। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों की पत्तियों की बनावट में डिफरेंस है, दोनों में फ्लावरिंग का तरीका अलग है, फ्रूट्स जो बन रहे हैं वो अलग है। यहाँ का जो फ्रूट है वो इस तरह का है, लॉन्ग, है ना, जिसको कि आप कहते हैं सिलिक्वा। इस तरह के फ्रूट को आप क्या कहते हैं बेटा? सिलिक्वा। लेकिन अगर ये आप देखें फ्रूट, ये क्या है? जूसी बेरी टाइप का है। तो डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है ना। लेकिन ओवरऑल बनावट की बात करें तो ऊपर का जो हिस्सा है ये बनाता है शूट सिस्टम, और इसका पैटर्न लगभग इसी के जैसा है। तो आपने देखा कि एक जो डाइकॉट प्लांट है या जो शूट सिस्टम है, अप्रोक्सीमेटली एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं। हाँ, डिफरेंसेस थोड़े थोड़े तो रहेंगे ये, क्योंकि ये अलग अलग है ना। अब ये ग्राउंड के नीचे का हिस्सा है जो कि बनाएगा रूट सिस्टम, जिसमें ठीक बीचों बीच जो होगा वो होगा प्राइमरी रूट, और उससे निकलने वाली लैटरल रूट, या आप अगर पहली ब्रांच निकल रही है तो इसको आप कहते हैं सेकेंडरी, और उससे भी अगर कोई ब्रांचिंग हो रही है तो उसको कहते हैं टर्शियरी रूट। ठीक, तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम सबको समझ में आ गया? ओके, गुड। चलिए अब हम रूट के बारे में थोड़ी और डीप नॉलेज बढ़ाते हैं अपनी। अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे वो बस ऊपर ऊपर की बातें कर रहे थे, हवा में बातें कर रहे थे। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और डीप अपने आप को ले चलते हैं, डीप नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, आई एम पेट श्योर कि आप लोगों ने कम से कम इतना तो क्या बोलते हैं पढ़ा ही होगा, क्या बोलते हैं कि टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये क्लास मुझे लगता है 6th से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। ओके बच्चों, चलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये टैप रूट और फाइब्रस रूट की बात कर रहे हैं। ठीक, आइए चलिए इसे समझते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, इन majority of dicotyledonous plants, the direct elongation of radical। अब रेडिकल क्या है? जब एम्ब्रियो बनती है, सीड बनता है, तो एम्ब्रियो में एक पोर्शन होता है रेडिकल वाला पोर्शन और एक होता है कॉटिलेडन वाला पोर्शन, है ना। तो जब आप क्या होते हैं एम्ब्रियो पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें आप देखेंगे। वैसे जो आपने लाइफ साइकिल पढ़ी थी एंजियोस्पर्म की, उसके सीड में मैंने बताया था हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अगर आपको याद हो तो वो लेक्चर पलट के देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये जो रेडिकल है यहीं से क्या होता है, प्राइमरी रूट ग्रो करती है। जब सीड ग्रो करता है तो जो रेडिकल वाला पार्ट है इसी से इलोंगेट होकर के
क्या होते हैं, प्राइमरी रूट ग्रो करते हैं और ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ओके। सो ये किसकी बात हो रही है, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स की बात हो रही है, क्योंकि डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स का जो ग्रो करने का तरीका होता है थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग सिस्टम है तो अलग अलग तरीके से ग्रो होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है बेटा, यहाँ कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डाइकॉट का थोड़ा सा डेवलपमेंट अलग होता है, मोनोकॉट का अलग, लेकिन बेसिकली होता यही है कि एक पोर्शन होता है जहां से रूट ग्रो करती है, तो डाइकॉट में वो पोर्शन रेडिकल कहलाता है और मोनोकॉट में जो क्या होता है नीचे का पोर्शन होता है, एक होता है उसमें कोलियोप्टाइल जहां से शूट सिस्टम निकलता है, और एक होता है कोलियोराइजा। तो जो रेडिकल का पोर्शन डाइकॉट में है वही मोनोकॉट में कोलियोराइजा का पोर्शन होता है, वहां से निकलती है रूट। बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज तरीका पैटर्न लगभग सेम है। नाउ इट बियर्स, इट मतलब प्राइमरी रूट की बात हो रही है, इट बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स। सेवरल ऑर्डर्स का मतलब कि हो सकता है कि इसमें केवल एक ही ब्रांच निकल रही हो सकता है, देखिए एक तो ये मेन आपका रूट है ही, ठीक है, जो ग्राउंड के नीचे है, तो ये जो मेन रूट है ये क्या है, ये है प्राइमरी रूट। ठीक है बेटा, अब इसकी जो ब्रांचिंग होगी, ठीक है, कई बार ऐसे इसमें भी ब्रांचेस निकल आते हैं। अब इसमें जो ब्रांचेस हो रही हैं ये है सेकेंडरी रूट, और कई बार ऐसा होता है कि ये जो ब्रांचिंग हो रही है इसमें भी फर्दर ब्रांचिंग हो, है ना, इसमें भी फर्दर ब्रांचिंग हो और तब जाके ये फिर रुके और इसमें हेयर्स निकलें। तो जब सेकेंडरी रूट में फर्दर ब्रांचिंग होती है तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी रूट। तो यही यहां पे सेवरल ऑर्डर का मतलब यही है कि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के इसमें ऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी ये जो तरीका है ये हो सकता है। ठीक है बेटा, ओके गुड। नाउ इट बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्शियरी एटसेट्रा, है ना। द प्राइमरी रूट्स and its branches constitute the tap root system. So this is the tap root system, जैसा कि मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया डाइकॉट की बात। अब अगर मोनोकॉट की बात करें, मैंने आपसे कहा ना कि मोनोकॉट में थोड़ा अलग तरीका होगा, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स। मोनोकॉट मतलब गेहूं, चावल, है ना, व्हीट, राइस। ठीक है, व्हीट का बोटानिकल नाम क्या होता है बच्चों? यस, टेल मी, क्विक जल्दी मैसेज करिए। हाँ बिल्कुल सही, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, और राइस का वो राइस सटाइवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इन मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइफ्ड। जो प्राइमरी रूट होती है, जो बेसिकली ये बीच में डाइकॉट में ग्रो करती थी, ये मोनोकॉट्स में क्या होते हैं कि बहुत जल्दी ही ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और इनकी जगह पे खूब ढेर सारे अगल बगल इसी मेन एक्सिस से ऐसे खूब ढेर सारी रूट्स निकल आती हैं जो एकदम बाल जैसा, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ग्रो कराते हैं। तो प्राइमरी जो रूट होता है शॉर्ट लाइफ्ड होता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। खूब ढेर सारे ऐसे रूट्स निकल आते हैं। तो ये जो आप देख सिस्टम रहे हैं ये मोनोकॉट का सिस्टम है। सो दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, है ना, ये सीधे स्टेम के बेस से, ग्राउंड के पास से ही निकलते हैं। ऐसा नहीं कि टैप रूट सिस्टम की तरह की प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हैं, नहीं, यहां जितने भी रूट निकल रहे हैं वो डायरेक्टली इस पार्ट से यानी स्टेम के पास से ही निकल रहे हैं, कोई प्राइमरी रूट में से ब्रांचिंग नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। सो दिस इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो व्हीट प्लांट में ये देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा रूट्स में और भी अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, लाइक इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, ठीक है, मोन्स्टेरा
एंड द बनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एडवेंटिशियस का मतलब क्या है। रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल, जब रेडिकल वाले पार्ट के अलावा कहीं और से, किसी और जगह से, है ना, जब रूट निकलता हो, रूट स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, तो ऐसे किसी भी रूट को आप एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, है ना, कहीं पे उसे आप प्रॉप कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो होगा एडवेंटिशियस। खास बात क्या होगी नोट करने वाली, कि वो रेडिकल यानी जो रियल में रूट लाइक स्ट्रक्चर के लिए एम्ब्रियो के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है रेडिकल, जो रियल में कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है रूट लाइक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, उसके अलावा कहीं और से जब रूट निकल रहा है, यानी ब्रांचेस में से, पत्तियों में से, कहीं से भी निकल है, तो ऐसे ही रूट को आप एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। समझ में आ गया। द मेन फंक्शन of the root system are absorption of water and minerals from the soil, ठीक है। The main function of the root system is what? Absorption of water and minerals from the soil। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बहुत मेन फंक्शन है, जैसे प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज, जिससे कि पेड़ खड़ा रह पाए, है ना, टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस तो होगी, ठीक है, लेकिन जो फूड मटेरियल बनेगा उसे स्टोर करना भी तो जरूरी है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होगी तब तो प्लांट को खाना चाहिए, तो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम भी रूट वाला पोर्शन करता है। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, जिसको कि आप फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। एंड आई एम पेट श्योर कि क्लास 10th में आप लोगों ने जरूर इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, जिसको कि आप प्लांट हार्मोन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतने सारे फंक्शन होते हैं। अब ये एक बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है ना, ये एक बनियान ट्री है। अब आप देख रहे हो कि ये स्टेम वाला जो पोर्शन है, स्टेम वाले पोर्शन से ही ये रूट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है और धीरे धीरे ये जमीन पे आके चिपक जाते हैं, और ये भी मदद करते हैं वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने में, ठीक। तो इसी तरह के ये जो अलग से रूट बना हुआ पूरा एक सिस्टम आपको दिख रहा है, यही क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हो गए। इसी तरह से नीचे अगर आप देख पाए तो ये मॉन्स्टेरा है आपका, और यहाँ भी जो स्टेम है वहां से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं। जब ये ग्राउंड में टच होते हैं तो पूरा एक नया सिस्टम बना लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ अलग से कट कर दें तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाए, क्योंकि अब इसके पास रूट अवेलेबल है और ऊपर शूट निकल जाएगा, है ना। नॉर्मली जो नोड होता है, जहां जहां नोड होता है, इंटर नोड पे ऐसी रूटिंग नहीं होती, जहां नोड होता है वहां पे रूटिंग होती है। लेट मी जूम दिस ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ओके, तो अब ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार बच्चों। ये देखिए, ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, नोड है, यही आपके नोड हैं। तो जहां जहां नोड होता है वहीं पे नीचे पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी रूट का डेवलपमेंट दिख रहा है। यही जो स्ट्रक्चर है ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। और अगर इसको यहां से कट कर दिया जाए और इसको हम क्या बोलते हैं गमले में लगा दें, अपने इसकी पॉटिंग कर दें, तो ये अच्छे से क्या होगा, ग्रो हो जाएगा, एक नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट डेवलप हो रहा है और इसी नोड में ऊपर की ओर लीव्स वगैरह ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक ये अभी एकदम क्लियर हो चुका है आपको, है ना बच्चों, ठीक है। ओके, नाउ रीजन्स ऑफ द रूट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि रूट जब डेवलप करता है, जब ग्रोथ होती है, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, दोनों ही, है ना, ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी। जब ये ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो उनमें कुछ स्पेशल हिस्से बन जाते हैं, कुछ स्पेशल क्या होते हैं, सेल के अकॉर्डिंग, उनकी बनावट के हिसाब से कुछ स्पेशल हिस्से बन जाते हैं। इसी को हम कहते हैं रीजन्स
ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द रूट। ठीक है, अब इस डायग्राम को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वही चीज बगल में लिखी है, फिर मैं उसको फटाक से पढ़ दूंगा। एनसीईआरटी की लाइंस है, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आप ये जो बगल में लगी हुई लाइंस हैं, इसको मैं रीड ना भी करूं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बट मैं जानबूझकर इसे बार बार रीड करता हूं ताकि आप सुनेंगे तो आपको याद होगा और तभी आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई हो जाएं। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है, हर एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। ये एक रूट सिस्टम है जो जमीन के नीचे का हिस्सा है। रूट सिस्टम में अगर सबसे नीचे की ओर चलें, जो रूट का सबसे आगे का हिस्सा होता है, तो इसको हम कहते हैं रूट एपेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रूट एपेक्स, यानी एपिकल रूट। ठीक है, रूट एपेक्स। तो रूट एपेक्स जो होती है, ये वाला हिस्सा कहलाता है यहां पे रूट एपेक्स। अब रूट एपेक्स के ऊपर कुछ लूज मास ऑफ सेल होती हैं जो इस रूट एपेक्स के हिस्से को सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, उसको सुरक्षित रखती हैं, उसको कवर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो लूज मास ऑफ सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं रूट कैप। ये हर एक प्लांट में पाया जाता है बिना किसी एक्सेप्शन के, है ना। ये होता है रूट कैप। अब ये जो रूट एपेक्स होती हैं, यहां जो सेल होती हैं वो बहुत ही ज्यादा डिवाइड करने की कैपेसिटी रखती हैं। सो दे आर ऑफ डिवाइडिंग नेचर, हाईली डिवाइडिंग, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं। ऐसी जो टिश्यू होती हैं जिनकी सेल्स बहुत डिवाइड करती हैं, बहुत डिवीजन करती रहती हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो यहां पे जो टिश्यू होती है उसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से यह जो रीजन होगा जहां पर डिवीजन बहुत एक्टिव है, बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन होगा, इस रीजन को कहेंगे मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या बोलेंगे बच्चों? मेरिस्टेमेटिक रीजन। अभी इसका सेलुलर पार्ट भी आप देखेंगे आगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये ऐसी सेल होती हैं जो इलोंगेट होती हैं। क्या होती हैं? लंबाई बढ़ाती हैं, इलोंगेशन करती हैं, एनलार्जमेंट करती हैं, और इस तरह से रूट की लंबाई बढ़ जाती है ना। और धीरे धीरे ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए, ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो लगातार डिवाइड हो रही हैं, इसके ऊपर के हिस्से में इलोंगेट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलोंगेट होती हैं। याद रखेंगे, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये इलोंगेट हो रहे हैं, एनलार्जमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ रही है। अब क्योंकि इलोंगेट हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ रही है, तो इस पूरे रीजन को जहां पे ये प्रोसेस हो रही है, इसी को हम इलोंगेशन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलोंगेशन रीजन कहते हैं। और उसके ऊपर का हिस्सा काफी मैच्योर हिस्सा होता है, जहां पे इलोंगेशन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और वहां की जो सेल है वो परमानेंट एकदम टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ उसमें से स्क्लेरन काइमेटस भी हो जाती हैं। ऐसे हिस्से क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन। ओके बच्चों, ओके। अब इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। जो भी मैंने कहा वही चीज यहां लिखा है, आपको आसानी हो जाएगी। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रूट कैप कहते हैं। ठीक है, रूट एपेक्स इससे कवर होता है। रूट कैप करता क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स। टेंडर का मतलब क्या होता है बेटा? TENDER। टेंडर मतलब समझते हैं? टेंडर मतलब आप कह सकते हैं कि मुलायम। हाँ, हिंदी में इसको मुलायम कहते हैं, है ना। मुलायम, जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं टेंडर। क्या कहते हैं? टेंडर। ओके, सो इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। क्योंकि ये जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला, ये लगातार डिवाइड करता है, तो सॉइल के अंदर ये चलता जाता है,
अगर कहीं पे बहुत हार्ड पोर्शन हुआ तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, या क्या बोलते हैं, सेल्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई सॉफ्ट पार्ट है ना, टेंडर पार्ट है, तो इसकी सुरक्षा करने के लिए रूट कैप होते हैं यहाँ पे, है ना। अब अगर आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक क्यू सेंटर होता है, ठीक, यहाँ बीचों बीच यहाँ पे एक क्यू सेंटर होता है जो आगे की ओर प्रोसीड करता है, फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, ठीक। खैर उतना आपको नहीं पढ़ना है अभी, तो ये जानते रहिए कि ये आगे जब बढ़ते हैं तो इनको सेफ्टी चाहिए, तो रूट कैप ही वो काम करता है, ठीक है बेटा। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब डिवाइड होने वाली एक्टिविटी, जहां बहुत सारा सेल डिवीजन हो, ठीक। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा बहुत डेंस होता है। साइटोप्लाज्मा डेंस होने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि वहां फूड बहुत होगा, भोजन बहुत होगा। फूड बहुत होगा तो आसानी से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी मिलती रहेगी। जहां प्रोटोप्लाज्मा कम होगा, साइटोप्लाज्मा कम होगा, फूड कम होगा, वो डिवीजन कम कर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एकदम फेवरेबल कंडीशन है डिवाइड होने के लिए, ठीक। They divide repeatedly, continuously they divide. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement. ठीक इसके प्रॉक्सिमल हिस्से पे, यानी आगे के हिस्से पे, प्रॉक्सिमल मतलब होता है दूर, है ना, दूरस्थ हिंदी में कहे तो, दूर या दूरस्थ। तो इसके दूसरे हिस्से पर क्या होते हैं, जो सेल होती हैं वो रैपिड इलोंगेशन और एनलार्जमेंट करते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस रीजन को, इस हिस्से को हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। फाइनली ये 100% मैच्योर हो जाते हैं और पूरी तरह से चेंज होके अपना अपना रोल प्ले करने लगते हैं, है ना। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी इलोंगेशन के ऊपर जो दूसरी तरफ है, प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसको ही मैच्योरेशन का रीजन कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। फ्रॉम दिस रीजन some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called root hairs। तो ये जो रूट हेयर्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, यही एक्चुअल में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, है ना। वाटर एंड मिनरल का रियल में एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट हेयर करता है। ये जो बीच में रूट आपको दिख रहा है ना, जो प्राइमरी रूट होते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी रूट होते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उसमें जो रूट हेयर्स निकलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, असल में वाटर के और मिनरल के एब्जॉर्प्शन का। वाटर और मिनरल जब जुड़ जाते हैं तो इसको हम सैप कहते हैं, है ना। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये कौन करता है? ये रूट हेयर्स करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। कई बार ये फंसाया जाता है ना, कि रियल में कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? तो रूट हेयर्स करते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम दिस रीजन some of the epidermal cells form very fine delicate thread which is called root hair. These root hairs absorb water and mineral from the soil. So मुझे लगता है कि एकदम अच्छे से क्लियर हो गया आपके रूट के बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट है रीजन ऑफ द रूट के बारे में, एक एक चीज क्लियर हो गई। फिर भी अगर दिक्कत होगी ना तो प्लीज मुझे जरूर आप लोग पूछेंगे, मैसेज कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, या तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है कि ये एक रियल में माइक्रोस्कोप में जब हम रूट को कट करके देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, इसको हम स्टेन करते हैं ना, फास्ट ग्रीन, सेफ्रेनिन, इस तरह से। तो कॉटन ब्लू, इससे जब करके देखते हैं तो इस तरह से दिखता, बढ़िया, एकदम सुंदर सा, है ना। अब ये वाला हिस्सा आप देख ही पा रहे हो, यही क्या है बेटा? ये रूट कैप वाला हिस्सा होता है ना। और इसके बाद ये आप देख पा रहे हो, ये मैच्योरेशन वाला हिस्सा है
सॉरी मैचुरेशन कह रहा हूँ, यहीं पे सेल डिवीजन हो रही है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, खूब जल्दी 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 डिवाइड होते हैं, और इसके ऊपर इलोंगेशन वाला पार्ट है और उसके ऊपर मैचुरेशन होगा जो यहाँ पे नहीं दिखा है। ठीक, तो नॉर्मली यहाँ पे हम डिवीजन वाला हिस्सा और रूट कैप वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यही चार आपके हिस्से होते हैं, रूट कैप, जोन ऑफ सेल डिवीजन, इलोंगेशन, और जो तीसरा होता है जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, हाँ यहाँ पे चार बताया है क्योंकि यहाँ थोड़ा और डिफरेंशिएट कर दिया है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, नीट के लिए तो आप नोट कर ही सकते हैं, क्लास 11th के बच्चों के लिए तो नहीं, पर नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पे फिर से एकदम बढ़िया से इसको डिफरेंशिएट किया है, रूट कैप है नीचे जहाँ पे कॉलुमेला सेल्स हैं। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम ही डिवाइड करती रहती है, और ये क्यू सेंटर है जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ बीच में क्यू सेंटर पाया जाता है जिसको कि क्वोशंट सेंटर कहते हैं। तो नीट वाले बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, जो नीट के स्टूडेंट है इसको नोट कर लें, यहाँ क्यू सेंटर होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम के ठीक बीचों बीच, जिससे कि डिवीजन का पैटर्न क्लियर होता है कि कैसे इनको डिवाइड होना है। तो एक तरह का कंट्रोलिंग सेंटर आप कह सकते हैं क्यू सेंटर को, है ना। ओके गुड, तो अब यही है आपका जोन ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि यहां पे सेल डिवाइड हो रही है। फिर इसके बाद आप इलोंगेशन वाला हिस्सा देखते हैं जहां इलोंगेट होते हैं। ठीक है ना, इलोंगेशन वाला पार्ट आप देखते हैं। ठीक, और उसी के ऊपर फिर आप जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है जहां पे मैच्योर हो जाते हैं, फिर यहीं से रूट हेयर्स वगैरह आपको ग्रो करती हुई मिलती हैं। यही चीज पीछे सिंप्लीफाइड तरीके से देखा था, यही चीज आपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप में भी देखा, और ये एक सेलुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी देखा, क्रॉस सेक्शन बना के देखा। तो एकदम इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है ये स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, चलिए मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। ठीक, मॉडिफिकेशन ही आज का हमारा फाइनल टॉपिक होगा, मतलब इसका सब टॉपिक होगा जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है ना, देखिए रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये अच्छी बात है। रूट एंकरेज करता है, चलो ये भी सही है। रूट फूड का स्टोरेज करता है, ये भी सही है। तो ये प्रोसेस करने के लिए बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, और अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं, है ना। उसी तरह से एंकरेज करने के लिए कई बार पेड़ को टैप रूट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कई बार फाइबरस रूट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कई बार टैप रूट और फाइबरस रूट के अलावा और भी बहुत सारे रूट्स की जरूरत पड़ती है जो इसको अलग से एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करें और साथ में एक्स्ट्रा मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करें। तो इसी को हम मॉडिफिकेशन के रूप में पढ़ते हैं। ये जो अलग अलग जरूरत है प्लांट की, इसी को बच्चों हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। सो रूट्स इन सम प्लांट्स change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and mineral। यानी absorption and conduction of water and mineral इनका प्राइमरी फंक्शन है ना। वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब होना और उसका कंडक्शन करना, यही तो रूट का प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन जब इस प्राइमरी फंक्शन के अलावा भी कोई और फंक्शन ये करने लगते हैं तो उसके लिए जो मॉडिफिकेशंस होता है उसी को हम यहां पे स्टडी करेंगे। ओके, नाउ दे आर मॉडिफाइड। अब क्यों मॉडिफाइड होंगे? सो दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो कम से कम ये तीन फंक्शन तो आप याद रखेंगे। सपोर्ट करने के लिए, किसी ट्री या किसी प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से खड़ा रहे, सपोर्ट करने के लिए मॉडिफाई हो सकते हैं। जो फूड मटेरियल बनता है उसको स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए रूट को भी रेस्पिरेशन करना है, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही। डिवाइड करेंगे तो एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी तभी होगा जब रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन करने में दिक्कत होती है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए भी कई बार
क्या होता है कि मॉडिफिकेशन हो जाता है आपके रूट्स में। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, turnip and adventitious roots of sweet potato get swollen and store food। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, कैरेट, टर्निप या स्वीट पोटैटो, इनमें जो मॉडिफिकेशन हुआ वो क्यों हुआ? वो फूड स्टोर करने के लिए हुआ। किस लिए हुआ? वो फूड के स्टोरेज के लिए हुआ। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं स्टोरेज रूट, है ना बच्चों। जब टैप रूट सिस्टम की अगर जब बात करें तो जब इनमें मॉडिफिकेशन होता है, जैसे ये आपका रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया, ठीक है, ये रेड कलर बना के कंफ्यूज कर रहा है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं तो इसको ही हम स्टोरेज रूट कहते हैं। ठीक, जैसे रेडिश में या जो मूली होती है उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्यूजिफॉर्म। नाम भी याद रखेंगे, आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना बच्चों। उसको क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म। इसी तरह से बीट रूट में जब मॉडिफिकेशन होता है तो इसको नैपी फॉर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नैपी फॉर्म कहते हैं। और गाजर यानी कैरेट में जो मॉडिफिकेशन होता है, तो क्योंकि ये बिल्कुल कोन लाइक होता है तो इसको कोनिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरह से जब एडवेंटिशियस रूट्स में मॉडिफिकेशन हो जाए, जैसा कि एस्परगस में आपके एनसीईआरटी बुक में स्ट्रक्चर है बढ़िया सा, है ना, तो उसको एस्परगस में जब इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है तो उसको हम फैसिकुलेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है ना, यहां पे बना नहीं है पर वो फैसिकुलेटेड होता है। जब अदरक में या जिंजर में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नोडुलेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोडुलेटेड कहते हैं। और जब स्वीट पोटैटो में होता है तो उसको मोनिलीफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोनिलीफॉर्म कहते हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस आपने देखे। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि रूट्स का जो मॉडिफिकेशन होता है फूड स्टोर करने के लिए अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हैव यू एवर वंडर व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आर दैट सपोर्ट अ बनियन ट्री? क्या आपने बरगद के पेड़ में वो स्ट्रक्चर्स देखे हैं जो लटकते रहते हैं और कई बार वो सपोर्ट भी करते हैं बरगद के पेड़ को, बनियन ट्री को, है ना। अच्छा, बरगद का पेड़ बनियन ट्री हम कह रहे हैं, इसका बोटेनिकल नेम क्या है बच्चों? कमेंट करिए, मैं चेक कर लूंगा। बनियन ट्री का बोटेनिकल नेम क्या है? यस, बिल्कुल, फाइकस, फाइकस बेंगालियंसिस, फाइकस बेंगालियंसिस। ठीक है ना। ओके, खैर ये नाम वगैरह आप पढ़ते रहा करिए जिससे कि आपकी थोड़ी सी और इनहेंसमेंट हुआ करे नॉलेज में। ओके, आंसर भी वहीं पे है। दीज आर प्रॉप रूट्स। इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉप रूट क्या है? एक तरह का एडवेंटिशियस रूट है। आपने पीछे पढ़ा ना कि जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकले तो उसको एडवेंटिशियस कहेंगे। तो प्रॉप रूट क्या है? प्रॉप रूट एक तरह का एडवेंटिशियस रूट है। क्या है? एक तरह का एडवेंटिशियस रूट स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे। ठीक, सिमिलरली द स्टेम ऑफ द मेज, यानी जो मक्का होता है, इसका बोटेनिकल नेम आप कहेंगे सर बोटेनिकल नेम ही पूछते रहते हैं। मैं सोचता हूं कि आपको थोड़ा पता चलता रहे। इसको हम जिया मेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिया मेज। तो नाम पढ़ते रहा करो, बस इसीलिए पूछते हैं, और क्या, कुछ ऐसा थोड़ी ना वो सिस्टम है क्या मैं आपको परेशान करूंगा। अरे भाई, नॉलेज बढ़ाइए अपनी। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड सुगर केन, गन्ना, हैव सपोर्टिंग रूट्स। आपने देखा होगा मक्के में भी और गन्ने में भी कि जमीन के ऊपर जो उनके इंटर नोड्स होते हैं वहां से कुछ छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, है ना। खेतों में जरूर आपने देखा होगा। सपोर्टिंग रूट्स
कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, ऊपर से नहीं निकलता है, जो जमीन के पास वाला नोड होता है केवल वहीं से निकलता है। तो ऐसे जो सपोर्टिंग रूट निकलते हैं उनको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं, ठीक है। तो बरगद में जो निकल रहा है उसको प्रॉप रूट कहते हैं, और जो मक्के वगैरह में एक्स्ट्रा रूट निकल रहे हैं उसको स्टिल्ट रूट कहते हैं। और ये दोनों ही किस तरह के रूट कहलाएंगे? ये दोनों ही एडवेंटिशियस रूट कहलाएंगे, है ना बच्चों। एडवेंटिशियस, तो मॉडिफिकेशन कितना अलग तरीके से हो सकता है ये आपने समझा, है ना। ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ये प्रॉप रूट है ना, बरगद के पेड़ में निकला हुआ, ये क्या प्रॉप रूट हो गया। और ये स्टिल्ट रूट है, देख रहे हैं ये जो नोड है ना, ये जमीन है, जो नीचे अंडरग्राउंड वाला पार्ट है वहां तो रूट अपना जो निकला है ही फाइब्रस टाइप का इसका, ठीक। अब इसके ऊपर, जमीन के ऊपर भी जो नोड है, यहां से ये देखिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, काफी टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत मुलायम नहीं होते हैं, और ये बढ़िया से गन्ने के पेड़ को या मक्के के पेड़ को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर वाले नोड में भी ये निकल रहा है, कभी कभी ये जमीन तक पहुंच भी पाते हैं और कभी कभी नहीं भी पहुंच पाते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं फिर ये निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां से वो फिर जमीन तक नहीं पहुंच पाते, तो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जो रूटिंग निकल रही है इसको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। लेकिन ये दोनों ही, क्योंकि मेन रूट एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो में मेन रूट स्ट्रक्चर है जहां से रूट डेवलप होना चाहिए, वहां से ना होकर के कहीं और से डेवलप हो रहे हैं, स्टेम से या कहीं और से डेवलप हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही प्रॉप रूट भी और स्टिल्ट रूट भी दोनों ही एडवेंटिशियस रूट के फॉर्म हैं। क्लियर हो गया? गुड। ओके, नाउ इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो बच्चों, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोफोरा, ठीक है। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, स्वैम्पी मतलब कीचड़ दलदली एरिया, खासकर ये जहां पे कोई बहुत बड़ी नदी समुद्र से जब मिलती है तो वहां पर, जैसे कि डेल्टा वगैरह में, है ना। जो भारत में डेल्टा है, सबसे बड़ा भारत में जो डेल्टा वाला एरिया है उसको हम सुंदरबन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और ये कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहां पे है बेटा? पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा, याद रखना, ठीक है ना। ओके, तो सो प्लांट्स लाइक राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। अब सोचिए, इसमें से बहुत सारे रूट बाहर की ओर निकल आते हैं जमीन के ऊपर, और जैसे कि शूट सिस्टम हवा की में ग्रो करता है जमीन के ऊपर, वैसे ही रूट भी ग्रो करने लगते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर, ऐसे रूट को जो कि बाहर निकल आए हैं उनको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ राइजोफोरा में, न्यूमेटोफोर क्यों बने? क्योंकि इनको क्या करना है, इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जो इनका जो क्या होते हैं, जो मेन ट्री ऊपर वाला शूट सिस्टम है वो रूट तक ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो रूट को ऑक्सीजन चाहिए। और अब ये आप सोच रहे होंगे कि जमीन से ले लो भाई, जैसे सभी प्लांट लेते हैं, क्या ही दिक्कत है? नहीं ले सकते, क्योंकि ये जिस एरिया में ग्रो करते हैं बेटा, वहां पे क्या है, समुद्र का पानी है ना। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स नीचे, ये पूरे एरिया में ऐसे न्यूमेटोफोर ग्रो करते हुए आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो ये ग्रो कर गए, ये न्यूमेटोफोर जमीन के ऊपर क्यों ही निकल आ रहे हैं भाई? ऐसी क्या आफत हो गई? असल में ये जो पानी आपको देखने को मिल रहा है, जो वाटर है, ये समुद्र के आसपास का एरिया है ना। और समुद्र का पानी जब बढ़ता है, जिसको आप टाइड्स कहते हैं, है ना, ज्वार और भाटा, यानी पानी बढ़ना और घटना, है ना, अप टाइड एंड लो टाइड। तो जब अप टाइड होता है, जब पानी बढ़ता है, तो यहां भी समुद्र का पानी भर जाता है। और समुद्र का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है। सॉल्टी पानी होने की वजह से जो ऊपर की जो कीचड़ वाली हिस्से बनते हैं, वो ऐसा लेयर बनाते हैं, सॉल्टी वाटर प्लस कीचड़, ये ऐसा लेयर बनाते हैं जैसे कि कोई प्लास्टिक की लेयर हो, पॉलीथीन या प्लास्टिक की लेयर हो, जिससे आर पार हवा नहीं जा सकती है। तो ऐसा एरिया बन जाता है जिससे ऊपर से ऑक्सीजन, कोई भी पोर यहां रहता नहीं जिससे कि नीचे रूट तक पहुंच पाए।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो रूट्स को मजबूरी में ऊपर की ओर ऐसे ग्रो करना पड़ जाता है ना। ये जो ट्री हैं इनके रूट्स को इस तरह से थोड़ा ऊपर की ओर आना पड़ता है, जिससे कि जैसे ही सॉल्ट वाटर गायब हो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन इनको मिल पाए और ये आसानी से क्या कर पाए, रेस्पिरेशन कर पाए। तो नेचर में बहुत सारी वैरायटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। नेमेटोफोर्स को थोड़ा नजदीक से देख लीजिए, बिल्कुल मैं इसे जूम कर देता हूं। ये बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है, आप देख लीजिए कैसे जमीन से बाहर की ओर निकल आए हैं। ये रूट हैं जो आसमान की ओर ग्रो कर रहे हैं, है ना। राइजोफोरा प्लांट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा तो क्या ये प्लांट्स में कुछ और भी मॉडिफिकेशन होता है? हाँ बेटा, और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे देखिए, रूट का मॉडिफिकेशन तो आपने देखा। अब इस प्लांट में क्या होता है कि जो फ्रूट बनते हैं, जो फ्लावरिंग के बाद फ्रूट बनते हैं, उसमें जो सीड बनती है वो इस पेड़ पर ही जर्मिनेट हो जाती है। नॉर्मली हमने क्या सीखा है कि जो फ्रूट होते हैं जमीन में आते हैं और जमीन में अच्छा कंडीशन पाने के बाद सॉइल में गिरते हैं, वाटर मिलता है, तब वो ग्रो करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये सॉल्ट वाटर है, यहाँ पे अगर सीड नीचे गिर गया जमीन पे तो हो सकता है सॉल्ट की वजह से वो कभी ग्रो ना कर पाए, मर जाए। तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि ऊपर ही सीड जर्मिनेट कर जाता है फ्रूट में ही, और तब वो जाके जमीन में आते हैं। तो ऐसी जो जंगल बनी है इस तरह के प्लांट्स के कैरेक्टर्स के साथ, उस जो क्या बोलते हैं डेल्टा के आसपास के जो जंगल हैं उनको हम जो क्या बोलते हैं प्लांट एरिया है, जंगल, उसको हम कहते हैं मैनग्रोव प्लांट। क्या कहते हैं बेटा? तो इस एरिया को, इस यहां जो जंगल बनता है उसको हम कहते हैं मैनग्रोव्स। ऐसे प्लांट्स की जो पूरा एरिया होता है उसको मैनग्रोव कहते हैं। याद रखना, मैनग्रोव शब्द भी खूब पूछा जाता है ना। गुड। चलिए, स्टोरेज आपने देख ही लिया, आपने डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस देख लिए, तो आई थिंक कि रूट सिस्टम में आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं कोई दिक्कत होगी। फिर भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।